नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय निशांत कुशवाहा में। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 एयरफोर्स का। जैसा कि 2 दिन हो चुके हैं एयरफोर्स के एग्जाम से। 2 दिनों में जो मैंने पीछे सेट कराए थे, बच्चों ने बताया उनमें बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं उससे रिलेटेड, उन्हीं रूल्स के बिहाफ पे। सेम क्वेश्चन तो नहीं मिल सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी जिन बच्चों का आगे एग्जाम है। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है एप्रोप्रिएट एंटोनिम। ठीक है, अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है बेटा आपसे। एबेंडन का अर्थ होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना होता है या छोड़ना होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्वाइट का मतलब भी क्विट कर जाना, छोड़ देना होता है। रिजाइन का मतलब भी किसी पद से त्याग पत्र दे देना होता है। सरेंडर का मतलब बेटा आपका हार मान लेना होता है। और एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, तो त्यागना का अपोजिट आप देख सकते हैं, एक्वायर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आपसे एडोरेबल का वर्ब फॉर्म। एडोरेबल का मतलब जो प्रेम करने योग्य हो, पसंद करने योग्य हो। एडोरेबल बेटा आपका एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन एक आज पूछा गया था एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे कि ये एडजेक्टिव है आपका। और एडजेक्टिव से आपको वर्ब बनाना है। वर्ब क्या हो जाएगा? ये हो गया पसंद करने योग्य। तो वर्ब का मतलब बेटा पसंद करना हो जाएगा आपका एडोरेबल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको पैसेज दे दिया गया है। चलिए इसको समझते हैं और इसके बाद इनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। देखिए भाई, इस बारे में पैसेज बता रहा है WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रिंगिंग द वर्ल्ड साइंटिस्ट। ब्रिंगिंग माने ला रहा है, वर्ल्ड साइंटिस्ट माने दुनिया के वैज्ञानिकों को, एंड ग्लोबल हेल्थ प्रोफेशनल्स को टुगेदर माने एक साथ। ठीक है, टू एक्सेलरेट बढ़ाने के लिए, द रिसर्च माने खोज को, एंड डेवलपमेंट प्रोसेस और विकास प्रक्रिया को, एंड डेवलप न्यू नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, नई रणनीति तैयार करने के लिए, टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक। कोरोना वायरस जो पैंडेमिक है, महामारी है, इसको बढ़ने से रोकने के लिए, एंड हेल्प केयर फॉर दोज अफेक्टेड, और मदद उपलब्ध कराने के लिए प्रभावित लोगों को। ठीक है, प्रभावित लोग जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं, ठीक है, उनको मदद उपलब्ध कराने के लिए और कोरोना वायरस के विस्तार को रोकने के लिए जो WHO है वो प्रयास कर रहा है बेटा आपके साइंटिस्ट को और हेल्थ प्रोफेशनल्स को, ग्लोबल हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक साथ लाने का। आगे देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है। The R&D blueprint, जो R&D blueprint है, has been activated, इसने अपने आप को सक्रिय कर लिया है। टू एक्सेलरेट, इसे सक्रिय किया गया है। एक्सेलरेट माने बढ़ाने के लिए, डायग्नोस्टिक्स, वैक्सीन्स एंड थेरेपेटिक्स फॉर दिस नोवेल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के लिए डायग्नोस्टिक्स को, वैक्सीन्स को और थेरेपेटिक्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या कर लिया है? एक्टिवेट कर लिया है, इनको एक्टिवेट कर दिया गया है। द सॉलिडेरिटी का मतलब होता है बेटा आपका यूनिटी, एक तरह से एकता। ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों की, विल बी एसेंशियल, आवश्यक होगी, टू इंश्योर करने के लिए इक्विटेबल एक्सेस, एक उपयुक्त पहुंच को, कोविड-19 हेल्थ प्रोडक्ट्स की। कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी आपके हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक उपयुक्त पहुंच के लिए ये जो सभी देशों की एकता है वो हेल्पफुल होगी। आगे कह रहा है WHO इज गैदरिंग, WHO जो है वो गैदर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। द लेटेस्ट इंटरनेशनल मल्टीलिंगुअल, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मल्टीलिंगुअल साइंटिफिक फाइंडिंग्स को, एंड नॉलेज ऑन कोविड-19, और कोविड-19 के बारे में ज्ञान को। द ग्लोबल लिटरेचर, जो ग्लोबल लिटरेचर साइटेड, उसने ये लिखा है, दर्शाया है या बताया है इन दी WHO में कि कोविड-19 डेटाबेस जो है इज अपडेटेड डेली, उसे डेली अपडेट किया जाता है मंडे से फ्राइडे तक। बेटा हाल ही में ये बताया गया है, कह रहा है कि ग्लोबल लिटरेचर के माध्यम से कि WHO जो है, WHO में ऐसा बताया गया है कि कोविड-19 डेटाबेस जो है वो आपका मंडे से फ्राइडे तक
डेली अपडेट किया जाता है। फ्रॉम परचेस ऑफ बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, विभिन्न प्रकार की खोजों से, जैसे बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस के माध्यम से, हैंड सर्चिंग से, एंड एडिशन ऑफ अदर एक्सपर्ट और अन्य एक्सपर्ट की मदद से, रेफर्ड साइंटिफिक आर्टिकल्स, ऐसा कई वैज्ञानिक आर्टिकल्स में भी दर्शाया गया है। देखिए भाई क्या कहता है, मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, पैसेज का सबसे उपयुक्त टाइटल क्या हो जाएगा भाई? लेसन का नाम आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, जो आर्टिकल आपने पढ़ा है इसका क्या नेम देना चाहेंगे? ग्लोबल रिसर्च ऑन कोरोना वायरस, कोरोना वायरस पे ग्लोबल रिसर्च, लिटरेचर सर्वे ऑफ कोरोना वायरस, ग्लोबल रिसर्च ऑन मल्टीलिंगुअल साइंटिफिक फाइंडिंग्स, या ग्लोबल रिसर्च ऑन थेरेपेटिक्स। तो बेटा आपका सिर्फ इसके बारे में तो बातचीत नहीं की गई है, मैंने यहाँ पे कोरोना वायरस पे फोकस कर रहा है, तो आप ग्लोबल रिसर्च मल्टीलिंगुअल साइंटिफिक फाइंडिंग्स भी केवल नहीं करेंगे, लिटरेचर सर्वे नहीं, ग्लोबल रिसर्च ऑन कोरोना वायरस, ठीक है, पूरे विश्व को एक साथ मिलाकर उस पर रिसर्च की कोशिश की जा रही है ना। तो आपका करेक्ट जो आपका टाइटल हो जाएगा वो पहला वाला। चलिए आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ WHO? WHO का उद्देश्य क्या है बेटा आपका? टू बूस्ट अप द रिसर्च वर्क टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक, बूस्ट अप माने बढ़ाना रिसर्च वर्क को कोरोना वायरस पैंडेमिक को फैलने से नियंत्रण करने के लिए, या बूस्ट अप द वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाना, मोटिवेट करना लोगों को मास्क पहनने के लिए, या डिटरमाइन द रूट काज ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का जो मेन कारण है वो पता करना। तो यहाँ पे WHO का बेटा पर्पस क्या है, यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ने से पता चला है, मास्क पहनने पे जोर देने की बात नहीं कही है, या कोरोना वायरस का जड़ पता करने की बात की गई है, वैक्सीनेशन बढ़ाना भी नहीं। आपका करेक्ट आंसर यही होगा, बूस्ट अप द रिसर्च वर्क, है ना, कोरोना वायरस को रोका कैसे जाए इस बारे में चर्चा की गई। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी, आवश्यक आधारभूत जरूरत क्या है, टू कन्फर्म द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 हेल्थ प्रोडक्ट, कि कोविड-19 हेल्थ प्रोडक्ट्स का जो समान मतलब जो वितरण हो सके, इसके लिए जरूरी बात क्या है? तो देखिए भाई पढ़ते हैं ऑप्शन को, इसके लिए जरूरी क्या है, मोर प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 हेल्थ प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, लेस प्रोडक्शन हो, तो सभी देशों के बीच सहमति हो, या डिसएग्रीमेंट, सहमति ना हो, ठीक है। तो बताइए भाई क्या है? तो यहाँ पे जो पैसेज में बात की गई यही है कि सभी देशों के बीच जब एकता होगी बेटा, आपका एग्रीमेंट होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बात। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड रिप्लेस द वर्ड सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी को कौन रिप्लेस कर सकता है बेटा? तो सॉलिडेरिटी का मतलब अभी मैंने आपको बताया था एकता से होता है ना। तो यूनानिमिटी, सम्मति होना, डिवीजन समझते हैं आप लोग, बंटवारा एक तरह से, एनोनिमस और डिसहार्मोनी, सामंजस्य ना होना, तालमेल ना होना, डिसहार्मोनी बेटा आपका एनोनिमस का मतलब गुमनाम होता है, ये मतलब बंटवारा या वितरण हो गया आपका। तो यहाँ एकता को रिप्लेस करने का मतलब सिनोनिम पूछ रहा है, तो हम इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, यूनानिमिटी बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पैसेज का काम खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बेटा आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, इसको किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आपसे पूछ रहा है, वन विथ अनलिमिटेड पावर, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अनलिमिटेड पावर होती है, जिसके पास असीमित शक्ति होती है, उसको बेटा हम बोलते हैं ऑटोक्रेट, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट विच हैज अनलिमिटेड पावर तो हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। दोनों बातें याद रखेंगे आप लोग, क्रेसी रूट वर्ड आपको पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको सारे बताएंगे। यहाँ पे अभी आप याद रखें ऑटोक्रेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा आपसे करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। तो एग्रीड का बेटा रूल क्या है समझ ले, जब एग्री आता है या एग्रीड आता है तो उसके पास ज्यादातर दो प्रीपोजिशन आप फिल करते हैं, विथ और टू। टू तब फिल करते हैं जब आपकी सहमति किसी मैटर को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर होती है, और डायरेक्ट कोई पर्सन दे देता है सेंटेंस में, तो आप पर्सन के लिए बेटा विथ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वी लिखा हुआ है मतलब पर्सन है, तो बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। द ट्रेन रन, जो ट्रेन है वो दौड़ती है मुंबई और दिल्ली, ठीक है बेटा। जो ट्रेन
चलती हैं या दौड़ती हैं तो दो पैरों के बीच में कहा जाता है। दो पैर हैं तो बीच के लिए आप क्या यूज करेंगे? बिटवीन। ठीक है, दो पैरों के बीच चलती है। गुड थिंग, देखिए 10 नंबर में क्या पूछ रहा है आपसे, करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। गुड थिंग्स टू कम टू दोज हु वेट। अच्छी चीजें उन्हीं के साथ होती हैं जो उनका इंतजार करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इडियम है आपका, बी क्यूरियस होते हैं जो लोग, क्यूरियस होते हैं, सेटिस्फाइड या मतलब पेशेंस होता है उनके अंदर। तो बेटा अच्छी चीजें उनके साथ होती हैं जो इंतजार करते हैं। इंतजार करने का मतलब बेटा पेशेंस होना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। 11 नंबर पे क्या पूछ रहा है बेटा? वॉइस चेंज करना है। दे हैव बिल्ड, उन्होंने बनाया, क्या बनाया? अ परफेक्ट डैम बनाया अक्रॉस द रिवर। तो भैया ऑब्जेक्ट तो आपका परफेक्ट डैम हो गया। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को आगे करते हैं तो आप परफेक्ट डैम। अब पर हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या होगी, बिल्ट हैव है, हैव चेंज होता है बेटा हैज बीन या हैव बीन में। तो आपका हैज बीन, अब परफेक्ट डैम है तो हैज बीन लगना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है। हैव बीन बेटा लगेगा नहीं, हैड बीन भी नहीं लगेगा। हैज बीन दो ऑप्शन में से। आगे देख लेते हैं। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्ड थर्ड फॉर्म ही है बेटा, ये बहुत कंफ्यूज करती है। बिल्ड बेटा आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है और बिल्ड सेकंड और थर्ड दोनों होती है। ठीक है, तो आपका बिल्ड नहीं होगा, आपका बिल्ड होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। 12 नंबर में पूछ रहा है बेटा आपसे नरेशन, द बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो ये क्या अभी खुशी की बात होती है एक तरह से, तो एक फ्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, क्लेम्ड विद जॉय का यूज करेंगे। तो क्लेम्ड विद जॉय और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, ये लगभग आपको सभी ऑप्शन में दिख रहा है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो वी बेटा आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू, मतलब यहाँ इसका सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब बेटा आपका एक थर्ड पर्सन है और प्लूरल भी है, इसलिए ये चेंज हो जाएगा दे में। और दे भी आपको सभी ऑप्शन में नजर आ रहा है। यहाँ तक आप नहीं कह सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। आगे आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। तो हैव जो होता है बेटा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हैव चेंज हो जाता है हैड में। तो हैड आपको दिख रहा है दो ऑप्शंस में, ये दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब बचे दो, इनमें बताइएगा आप कौन सा सही है। अब हैव के साथ थर्ड फॉर्म और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसमें फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सेकेंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है। क्या फिल किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। करेक्ट हेल्पिंग वर्ब पूछना चाहता है। तो यू बेटा आप देखेंगे कि क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट यू प्लूरल है और प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और आप सभी को पता है कि इज और वाज दोनों सिंगुलर होती है। तो क्या देख लेते हैं कि आर यदि अर्थ दे रहा है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर ननादी। तो यू आर वेस्टिंग, आर के बाद आईएनजी भी लगता है, ये भी सही है। वेस्ट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की मनी, बिल्कुल सही अर्थ है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, मतलब 1। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, समझिएगा भाई ध्यान से। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है, देयर इज नो लिमिट। अब आपको प्रीपोजिशंस दे दिए हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए बेटा ज्यादातर क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन से ही पूछे जा रहे हैं आजकल। तो लिमिट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो वो है टू। ठीक है, लिमिट जब दिखेगा आपको तो टू लगाएंगे। पिछले एग्जाम में पूछा गया था एक्सेप्शन के साथ, तो उसके साथ भी टू का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा आपसे क्या एरर पूछ रहा है, किस पार्ट में एरर है। 4 पार्ट दिए हुए हैं, यदि नो एरर है तो डी ऑप्शन को चूज करेंगे। तो भैया यहाँ पे देखिए आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो लिखा है इंक्वायर्ड, और ये है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होने का मतलब सेंटेंस हो गया पास्ट का। जब सेंटेंस पास्ट का है तो आगे का जो सेंटेंस बनेगा वो भी पास्ट का ही बनेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में इज यूज किया है जो कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, ये गलत है। यहाँ पे यूज करना चाहिए बेटा आपका वाज। इसलिए आपका एरर पार्ट कौन सा बताएंगे, बी वाला। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फिर से एरर पार्ट पूछ रहा है आपसे। अब अंडरलाइन कर दिया, इनमें ही एरर है और ये 4 पार्ट है। अब आपको इनमें से बताना है किस पार्ट में एरर है। ठीक है, मैथमेटिक्स विल टॉट इन दिस स्कूल बाय राहुल सर। तो देखिए भाई विल क्या है बेटा,
आपकी एक तरह से मॉडल वर्ब हम कह सकते हैं, ठीक है। और विल के साथ बेटा मेन वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया इन्होंने, जो कि गलत है ना। तो फिर होना क्या चाहिए? अच्छा, आपको एरर बताना है तो एरर के लिए तो आपका ये पार्ट सही हो जाएगा। अच्छा, सही कैसे करें? अगर इंप्रूवमेंट आ जाता है तो आप क्या करेंगे? तो बेटा ये आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर ये लगभग पैसिव वॉइस का है ना, और पैसिव वॉइस में विल यूज नहीं होता है, तो विल बी यूज कर सकते हैं आप, और विल बी के साथ थर्ड फॉर्म सही हो जाएगा। हमें आप बी लगाने की नीड है और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। एरर पार्ट बताना था तो आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं, और 17 नंबर आपसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के साथ इसको फिल करना है, जो सेंटेंस का सेंस दे एप्रोप्रिएट सेंस के लिए। दिलीप कुमार जो है फिल्म फेयर अवार्ड फॉर हिज इंडियन फिल्म, उनकी इंडियन फिल्म के लिए दिलीप कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड। अब अर्थ निकालिए, दिया गया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दिया जाएगा, विल रिसीव मतलब उन्हें प्राप्त होगा, विल बी रिसीविंग प्राप्त कर रहे होंगे, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो प्राप्त कर रहे होंगे क्या या प्राप्त करेंगे क्या? दिलीप कुमार पास्ट का टेंस हो गया है ना, दिलीप कुमार गुजर चुके हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब फर्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर में आप देखो बेटा, आपको प्रोनाउन फिल करने हैं और ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए ये यू जो है वो बेटा आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है, तो इसके साथ जो जुड़ेगा अब वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब है और इधर आपकी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले जब कभी भी प्रोनाउन फिल करना होगा तो बेटा सब्जेक्टिव केस होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, गलत हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस है, गलत हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई। और वो बच्चे सोच रहे होंगे कि आई के साथ एम लगता है, आर क्यों लगा है? तो बेटा हम दोनों सब्जेक्ट को लेंगे, यहाँ पे यू एंड आई और प्लूरल हो जाएगा, इसलिए आर का यूज बिल्कुल सही है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, 4 स्पेलिंग दी गई है जनरली की। तो जनरली जैसे स्टार्ट नहीं होती है, इस ऑप्शन को आप काट दीजिए। इसके बाद जनरली में GENE होता है, ए नहीं होता है बेटा, ये दोनों ऑप्शन में, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, 20 नंबर। सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है, मतलब सिनोनिम पूछ रहा है बेटा आपसे रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का अर्थ होता है बेटा बिल्कुल शुद्ध करना, किसी चीज को सही करना। तो इनकरेक्ट तो हो नहीं सकता इसका, ये तो एंटोनिम हम कह सकते हैं। जनरेट उत्पन्न करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, ये भी नहीं होगा। तो जो लास्ट ऑप्शन बचेगा वही आपका मतलब करेक्ट है ना, करेक्ट आंसर करेक्ट ही हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।